पीएम मोदी आज कुछ देर में मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। 3 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति और उनको रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस के पालन पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही 3 मई के बाद उठाए जाने वाले जो कदम है उन पर भी चर्चा मुमकिन है। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर क्या माना जाए कि क्या आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही काफी हद तक ये तय हो जाएगा कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि राज्य जो हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे फैसले में, तो उनसे बात करने के बाद ही प्रधानमंत्री इस मामले में कोई फैसला करना चाहते हैं। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, इसके अलावा जो अधिकारियों के ग्रुप बने हुए हैं वो लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन राज्यों से बात करने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक बार पूरा सलाह मशवरा करने के बाद प्रधानमंत्री इस मसले पर फैसला लेते हैं। पहले भी हमने देखा है जब 3 बार बैठक हुई, और आज क्योंकि ये बहुत ही अहम बैठक है, क्योंकि 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था और 3 तारीख के बाद किस तरीके से राज्यों को छूट देनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना, अब लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति होगी वो काफी महत्वपूर्ण है और उसमें राज्यों की राय भी काफी महत्व रखती है। इसी कारण आज एक बार सभी राज्यों से राय मशवरा करने के बाद इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये अब लगभग तय नजर आ रहा है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, यानी जिन इलाकों में कोरोना के मरीज ज्यादा पाए गए हैं और जिन्हें रेड जोन के रूप में चिन्हित भी किया गया है, उन इलाकों में हो सकता है 3 तारीख के बाद भी किसी तरह की छूट ना मिले, क्योंकि राज्य भी ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल उन जगह पर जहां पर कोरोना के पेशेंट्स हैं और जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पर छूट देना उचित नहीं होगा, और बाकी जो राज्य जो जिले हैं जहां पर कोई कोरोना का मरीज नहीं है वहां पर छूट आमतौर पर दी जा सकती है, जैसा गृह मंत्रालय के आदेश के जरिए दी गई थी। ठीक है विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। बेसिक यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझें तो अब से थोड़ी ही देर में ये महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी और उसके बाद ही काफ़ी हद तक तस्वीर भी आगे साफ हो पाएगी कि 3 मई तक लॉकडाउन को आगे उसके बाद बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या किन शर्तों और नियमों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। वहाँ महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल उठाए, जिस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर दुख जताया और कई सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बहाने कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें घेरने की कोशिश की और पालघर से पहले हुई भीड़ की हिंसा के मामले पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। हालांकि जेडीयू ने पालघर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया और उनके बयान को संविधान के मुताबिक बताया। भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या यहाँ महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पालघर पे साधुओं पर जो हुआ उसको लेकर मोहन भागवत ने जब अपनी राय रखी तो उसको लेकर अब इस पर राजनीति भी शुरू होती हुई दिख रही है। जहां एनसीपी और कांग्रेस उनको घेरती हुई नजर आई, तो वहीं जेडीयू जो है उनके समर्थन में उतरकर ये कहती नजर आई कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो संविधान के मुताबिक था। और इन सब के बाद अब ये भी सवाल एनसीपी और कांग्रेस उठा रही है कि पहले जब ऐसी घटनाएं हुई तो मोहन भागवत तब सामने क्यों नहीं आए, उन्होंने खुलकर क्यों नहीं बोला जब कई जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। यानी विवेक, देखिए सवाल मोहन भागवत पर उठाते हुए एनसीपी और कांग्रेस नजर आ रही है कि पहले भी ऐसी हिंसाएं हुई, तब क्यों नहीं कुछ बोले ये?
हाँ, बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। देखिए अब जो ये पूरी मामला अब राजनीति में बदलता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पालघर में 3 मामले हुए थे। जो पहला मामला 14 तारीख को हुआ था, उसमें भी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 13 लोग को गिरफ्तार किया था। लेकिन जो 16 अप्रैल को जो मामला घटा था वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि 16 अप्रैल को मॉब लिंचिंग में 3 लोग की हत्या कर दी गई थी। और बताया जा रहा है कि मुंबई के कांदिवली इलाके के 2 संत किसी काम की वजह से मुंबई के बाहर जा रहे थे और अपनी गाड़ी, उनके ड्राइवर भी साथ में थे। तो जो गाँव वाले थे, जो पालघर का एक गांव है, आदिवासियों का गांव है, उनको लगा कि बच्चा चोर गैंग है। उसी के अफवाह की वजह से तीनों की मॉब लिंचिंग कर दी गई और कुछ वीडियो भी जारी किए गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पुलिस की गाड़ियों पर भी हमले हुए हैं और पुलिस की गाड़ियों में आरोपी जा रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में तीनों की मारकर हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल भी खड़े हुए थे कि पालघर पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहां पर है। इसको लेकर जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने बाकायदा एक्शन लेते हुए 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार ये मॉब लिंचिंग कैसे हुई। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार और महाराष्ट्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जिसके बाद मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से साधु संत की हत्या की गई है पालघर में और पुलिस की मौजूदगी में की गई है, तो अपने आप में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहां था। तो इसको लेकर अब राजनीतिक शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मॉब लिंचिंग की घटना सिर्फ इन्हीं की सरकार में नहीं हुई है। जब बीजेपी की सरकार थी तभी भी मॉब लिंचिंग घटनाएं होते रही हैं। इसको लेकर अब अपिता देखते हैं कि चारों तरफ से जो राजनीतिक बयानबाजी है वो अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये समझना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि मोहन भागवत ने साफ तौर पर कह दिया है कि और साफ तौर पर इशारा किया है कि जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में संतों की हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। अर्पिता, विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। विक्रांत, कुल मिलाकर ये पूरा जो मुद्दा है वो राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। इसमें एनसीपी कूद पड़ी है, कांग्रेस कूद पड़ी है और जेडीयू हालांकि समर्थन कर रही है। देखिए, जिस तरह से पूरी घटना हुई थी उससे साफ हो गया था उसी समय कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। सरकार को, राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर घेरा गया, क्योंकि शिवसेना की एक कोर आइडियोलॉजी रहती थी और सरकार बनाने के बाद जो उनके विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि उसने अपनी कोर आइडियोलॉजी में जो बदलाव किया है उसी कारण ये नरम रुख अपनाया गया। लेकिन सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का साफ ये कहना है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने आरोपी थे उन सबको पकड़ा गया था। लेकिन इसमें जिस तरीके के जो धार्मिक आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और जो आरोपी पकड़े गए हैं वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें धर्म के आधार पर किसी तरीके की कोई बात सामने नहीं आई थी, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। लेकिन विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा था और अब जिस तरीके से मोहन भागवत ने सवाल खड़े किए हैं तो निश्चित तौर पर यह मामला और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि जिस तरीके से उन दोनों साधुओं को मारा गया था, जिस तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस वाला उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, तो वो सबसे ट्रिगर पॉइंट है। और उसी पर मोहन भागवत ने भी सवाल उठाए हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार की कार्यशैली पर, उसके पुलिस वालों की मौजूदगी पर सवाल खड़े करती है। यानी कांग्रेस ने पालघर में साधुओं की हत्या पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने उन पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि इससे पहले हुई भीड़ की हिंसा के मामलों पर भी मोहन भागवत चिंता जताते तो अच्छा होता। यही नहीं, कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने तो मोहन भागवत को पालघर में हुई घटना की पूरी जानकारी जुटाने की नसीहत दे दी। दिन के बाद बोले हो ऐसा है, मैं कहूँगा कि मुझे पूरा आदर है उनके बारे में, एक संगठन के प्रमुख हैं वो, लेकिन वहाँ क्यों हुआ वो उनकी मालूमात उन्होंने लेनी चाहिए। वहाँ जो हुआ वो आरएसएस के ट्रेंड लोग वहाँ हैं, 101 लोग पकड़े गए, वो उसमें 80% से ज़्यादा बीजेपी के लोग हैं। वहाँ की ग्राम पंचायत उनके हाथ में, इसकी मालूमात उन्होंने लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने जो लोग ट्रेन किए हैं, जो ट्रोलिंग करते रहते हैं हर दिन, या कोई टीवी के ऊपर जिस ढंग से बात करते हैं, एक दरार पैदा करने का अभी काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। ये भी उन्होंने बताना बहुत ज़रूरी है। पालघर में जो हुआ वो बहुत गलत बात हो गई। जो गंभीर चिंता मोहन भागवत जी ने उठाई है, अच्छा होता जो पहले भी लिंचिंग केस हुए हैं उसके बारे में मोहन भागवत जी चिंता जताते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जो सेलेक्टिव चिंता व्यक्त करना, ये जिस भावना से उन्होंने आज बात कही है उससे मेल नहीं खाता है।
वहीं पालघर में साधुओं की हत्या पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी ने भी सवाल उठाया और ये कहा कि पहले लोगों पर हुए भीड़ के हमले पर वो खामोश क्यों रहे। बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो 2014 से चल रही है, पिछले 6 वर्षों में दर्जनों मुसलमानों और दलितों को इसी तरह से मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त भागवत जी को कानून कोई नजर नहीं आया। उस वक्त उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनकी तरफ कानून ने कुछ मदद करनी चाहिए। ये बयान उनके अब तक क्यों नहीं आए? सिर्फ साधुओं की हत्या पर अगर मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं तो इस पर हमारी थोड़ी सी आपत्ति है। जेडीयू ने पालघर हिंसा पर मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए इस तरह की घटनाओं को चिंताजनक बताया। पिछले कई वर्षों से भीड़ की हिंसा के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, जो चिंताजनक है। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेकर के फैसला करने का अधिकार नहीं है। वहीं बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मुझे लगता है सही वक्त पर एक सही सुझाव है माननीय मोहन भागवत जी का, क्योंकि आप ये दुखद की बात ये है कि आज भी आप देखते हो कुछ लोग, चंद लोग इस देश में हैं जो इस स्थिति में भी, जब पूरा देश और पूरा मानवता कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसी समय भी गुटों के बीच, लोगों के बीच संप्रदाय को लेकर के, धर्म को लेकर के गलतफहमियां पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये उस समय ये ठीक नहीं है। विक्रांत, जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है देश में, कोरोना से हम युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही तो उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन राजनीति अभी भी इन मुद्दों पर हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पालघर की घटना हुई थी उसके बाद से ये साफ नजर आ रहा था कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर बनेगा। और इस समय जब कोरोना के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन जिस तरह के वो विजुअल सामने आए थे, जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में उन दोनों साधुओं की हत्या की गई थी, तो निश्चित तौर पर उसके सवाल उठने लाजमी थे। हालांकि राज्य सरकार का यह दावा है कि उन्होंने इस मामले में तेज कार्रवाई करते हुए तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सख्त धाराओं में एफआईआर हुई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बीजेपी और उसके जो साथी संगठन है, उनका ये सीधा आरोप है कि वहां पर पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से ये इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सीधी सिर्फ और सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि इसके पीछे के कारण है जिनमें राज्य सरकार को तलाश करनी चाहिए। उसके पीछे साजिश की भी बात बीजेपी के कई नेता करते रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ ये कहना है कि ये घटना जो हुई थी अचानक हुई थी और उस मामले में कोई साजिश के तार अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि एक अफवाह के कारण उन दोनों की हत्या की गई और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि मोहन भागवत का इस मामले में बयान सामने आया है और उन्होंने भी पुलिस की मौजूदगी में हुए इस अपराध पर सवाल उठाए हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति और ज्यादा तेज होगी और सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि सरकार की जो अपनी एक विचारधारा थी, हिंदू विचारधारा, उसी को अब बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि सरकार के बनाने के बाद से शिवसेना ने अपनी जो विचारधारा उसको थोड़ा पीछे रख दिया। विक्रांत, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पालघर से ही सांसद राजेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है राजेंद्र जी, इसको किस तरीके से आप देखते हो और क्या आप मानते हैं कि ऐसे वक्त पर इस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, ये जो पालघर का जो ये जो मैटर हुआ है, एक बहुत ही एक दुखद और दुर्दैवी के तौर पर हुआ है। अफवाह के ऊपर मतलब जो अफवाह फैलने के मतलब अफवाह के ऊपर विश्वास रखकर लोगों ने ये जो किया है। लेकिन क्या है कि अभी कोरोना जैसा एक जो वैश्विक महामारी बीमारी है, तो उसी के समय ये मतलब ये मैटर हुआ है। तो किसी भी पॉलिटिकल हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई भी मतलब ओपोजिशन हो या किसी ने भी हो, तो इसने भी अभी राजनीति करने की मतलब जरूरत नहीं है। अभी हमें एक कोरोना के साथ लड़ना है और ये जो मैटर हुआ है, एक सिर्फ अफवाह के हुआ है, ना कोई जात पात का या कोई एक मतलब किसी भी समाज के मतलब जो है कि उसी के ऊपर नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक अफवाह मतलब अफवाह के ऊपर लोगों ने मतलब जो मैटर हुआ है बहुत ही एक दुखद हुआ है और
उसी के ऊपर मतलब बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव जी, उनका कहना है कि और भी ऐसी घटनाएं हुई, एनसीपी और कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि उन घटनाओं पर मोहन भागवत क्यों नहीं बोले, इस मुद्दे पर क्यों बोल रहे हैं वो? देखिए, ये पूरी तरह से संवेदनशीलता है इन लोगों की, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश को पिराने वाली एक घटना थी। एक हत्या की गई साधुओं की और पुलिस की लापरवाही से हुई। हम सबने देखा किस तरह से पुलिस वाले ने उन साधुओं को बचाने की बजाय उन हाथ झटक के और उन्हें छोड़ दिया उनके हाल पे। कैसे लापरवाही हुई शासन द्वारा, कार्रवाई में देरी हुई। और श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो कोई राजनीति नहीं है, उन्होंने भाव प्रकट किया है हर भारतीय का, जो इस निर्मम हत्या के बाद। गौरव जी, यही तो सवाल कांग्रेस और एनसीपी उठा रही है कि ये भाव और घटनाओं पर व्यक्त क्यों नहीं हुए, ये सिर्फ इस घटना पर व्यक्त क्यों कर रहे हैं मोहन भागवत? नहीं, मैं समझता हूँ सबसे पहले देखिए, समय समय पे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो, जब इस तरह की लिंचिंग होती है तो हम लोग उस बात को उठाते हैं। कल पूरे देश को संबोधित कर रहे थे श्रद्धेय मोहन भागवत जी, और इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक था कि इस घटना का भी जिक्र हो, क्योंकि इससे सबको पीड़ा हुई है। अब ये कहना कि बाकी घटनाओं पे नहीं बोलते हैं, मैं समझता हूँ उचित नहीं है, बल्कि अपने गिरेबान में झांक के ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार विफल क्यों हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पुलिस राजेंद्र जी, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं हो सकता कि यहाँ पर विफलता तो है। हम अगर कोई गलती हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है, तो हम पिछले घटनाओं का हवाला देकर इस घटना से तो नहीं बच सकते। हेलो राजेंद्र जी। हाँ बोलिए मैडम। मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये वाकई बहुत शर्मनाक है। पिछली घटनाओं का हवाला देखिए कि उनकी सरकार में भी ऐसा हुआ, हम इस घटना से मुंह तो नहीं मोड़ सकते सर। नहीं, ऐसा देखो, जो घटना हुई है उसी के ऊपर जो भी दोषी है उसी के ऊपर सीरियसली कार्रवाई होना चाहिए, और यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने उसी हिसाब से मतलब एक्शन ली है। और भी मतलब क्या है कि अभी सीआईडी के पास मतलब ये मैटर पहुंचा है, तो जरूर उसमें एक ग्रास रूट पे जाके जो भी उसमें कोई भी लिंकअप होगा मतलब, तो वो पूरी तरह से उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मैं यहाँ के सांसद होने के नाते मैं सभी को मतलब मैंने अपील भी की है कि ऐसे अफवाह के ऊपर किसी को जान जाना है, क्योंकि एक बहुत ही मतलब हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। और आदिवासी जो आदमी जो है वो साधुओं को बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ये क्यों हुआ वो मेरे भी गले में मतलब नहीं उतर रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य मतलब ये मैटर हुआ है, और फ्यूचर में भविष्य काल में ये ऐसी घटना न हो। जो दोषी है दोषी के ऊपर बिल्कुल, यानी गौरव जी देखिए, एक सवाल तो यहाँ है, ये वाकई निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि ऐसे वक्त पर जब देश एक युद्ध लड़ रहा है कोरोना से, इस तरीके की बात अगर मोहन भागवत ने अपने विचार रखे हैं तो ये अलग प्रकार की राजनीति को जन्म दे रहा है? बिल्कुल कोई राजनीति इसमें है ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आप कल जब मोहन भागवत जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने देश को जोड़ने की बात करी। राजनीति क्या है? अगर इस तरह की निर्मम हत्या होती है और हर कोई आहत है और उस बात का जिक्र कर देना क्योंकि साधुओं की हत्या हुई है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की सरकार है, और अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो खुद आहत हुए होते, और आज अपनी गलती मानने की बजाय कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजेंद्र जी। हाँ बोलिए। देखो इसमें जो है कि उसमें राजनीति उसको नहीं मतलब जो मैं तो राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी मैंने अभी पहले ही स्टेटमेंट दिया कि एक कोविड जैसे मतलब बहुत ही एक वैश्विक महामारी है, पंतप्रधान से लेके पूरा। बिल्कुल, यानी राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिवसेना का कहना है। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि इस पर राजनीति कहीं हो ही नहीं रही है, ये सिर्फ अपने मन की बात उन्होंने रखी थी सामने।
बहरहाल बढ़ रहे हैं आगे। जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके के फल बाजार में दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के पास विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कदमा पुलिस ने सभी दुकानों पर लगे बैनरों को हटवाया और दुकानदारों को दोबारा बैनर न लगाने की चेतावनी भी दी। फल दुकानदारों के बैनर लगाकर फल बेचने के मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और हिंद पीठ के लोग विरोध में उतर आए और देखते देखते मामला गंभीर हो गया। ये जो कल बैनर फाड़ने वाली बात हुई है, 1 महीना से चल रहा है। 1 महीना से लोग लगाए हैं, भगवान का फोटो है, उसमें हिंदू फल विक्रेता लिखा हुआ है। किसी पर तो अनावश्यक दबाव नहीं डाले हैं लोग कि मेरे ही से खरीदिए। ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। क्या झारखंड में हिंदू फल विक्रेता नाम लिखने से, हिंदू नाम लेने से क्या अभिशाप हो गया है? ये झारखंड सरकार और यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहते हैं। जो देश में स्थितियां बनी है कि एक समुदाय विशेष के लोग अपने फलों को चाट कर या अपने बर्तनों को जुठा करके लोगों को डरा रहे हैं, इससे हिंदू समाज डरा हुआ है। और फल दुकानदारों ने और विश्व हिंदू परिषद ने यह निर्णय लिया कि इससे हिंदू समाज को बचाने के लिए हम लोग हिंदू दुकानों में अगर जो स्वेच्छा से लगाना चाहते हैं बैनर, तो बैनर हम लोग अपना दिए हैं। एक बहुत छोटा सा मामला है। फल दुकानदारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मद्देनजर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को गंभीरता से लिया। रघुवर दास ने उपायुक्त और एसएसपी से बात की और पुलिस की कार्रवाई पर जांच करने की मांग की। रघुवर दास ने इस मामले पर ट्वीट भी किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जमशेदपुर में फल दुकानों में विप का पोस्टर लगाने पर हुए विवाद में ट्वीट। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, तो आज जो पीड़ित फल विक्रेता हैं उन पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। ट्रंप ने की दगाबाजी, चीन निभाएगा यारी। जी हां, कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में सबकी निगाहें WHO पर है। छोटे और गरीब देश कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तरह WHO जैसी संस्थाओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए कभी अमेरिका और चीन ने WHO का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अमेरिका ने दगाबाजी दिखाकर अपना हाथ खींच लिया है। ऐसे में चीन ने WHO से यारी निभाई है। कैसे, यह हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये देखिए कि अमेरिका की इस दगाबाजी से उन देशों पर संकट मंडराने लगा है जहां इटली और अमेरिका के बाद कोरोना बम फटने वाला है। चीन से निकला वायरस, इटली में मचाया हाहाकार, अमेरिका पर महामारी की मार, कोरोना वायरस के निशाने पर अगला देश कौन? पूरी दुनिया में 27 लाख से ज्यादा मरीज, 1,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोविड-19 के कहर से पूरी दुनिया सहमी है। चीन से निकले इस वायरस ने सबसे ज्यादा इटली और अमेरिका में आतंक मचाया। अब सारी दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है, वायरस के निशाने पर अगला देश कौन सा है? इस सवाल का जवाब देती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले ही लोगों के सामने आई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का अगला निशाना कोई एक देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो सकता है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें 54 से ज्यादा देश हैं, जिसकी आबादी 1.25 अरब से ज्यादा है। ये पूरा महाद्वीप स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़ा है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि खतरा मौजूदा आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। WHO की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि कोरोना वायरस का खतरा अफ्रीका के सिर पर मंडरा रहा है। WHO की रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही जारी हुई थी, जिसे अफ्रीका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के साथ भी साझा किया गया है।
कोरोना वायरस को लेकर WHO ने एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी में लिखा है कि अफ्रीका कोरोना महामारी का अगला निशाना बन सकता है। अफ्रीका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने भी माना कि आने वाले दिनों में अफ्रीका में हालात गंभीर हो सकते हैं। अफ्रीका के अंदर में भी 29,000 केसेस हुए हैं और WHO का मानना है कि अफ्रीका कंट्रीज जो है वो हाई रिस्क हैं। जितनी मर्जी गर्मी वहां पर हो, इस वक्त में वो हाई रिस्क कंट्री है और यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की काफी संभावना है। सभी आंकड़ों के आईने में देखें तो अफ्रीका की हालत बहुत खराब नहीं है, लेकिन WHO के मुताबिक ये बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में खतरा तेजी से बढ़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक 20,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। अल्जीरिया में मौत की संख्या 400 के पार हो चुकी है। मोरक्को में भी मरने वालों की तादाद 150 से ज्यादा हो चुकी है। एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव मामले में 43% का इजाफा देखा गया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस अफ्रीका में फैला तो हालात संभालने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। चलिए ये बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको WHO की वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जो बता रही है कि कोरोना का अगला निशाना अफ्रीका हो सकता है। WHO में अफ्रीका इलाके के निदेशक मत्सिदिसो मोइती ने माना है दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, कैमरून और घाना में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर अफ्रीका में ये बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं बाकी कंट्रीज में, WHO के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। WHO की रिपोर्ट में आगे सबसे बड़े खतरे का जिक्र किया गया है, जो अफ्रीका में होने वाली संभावित मौत और वायरस के मरीजों की तादाद से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य हालत में अफ्रीका में 3 लाख लोगों की मौत कोरोना से हो सकती है। वायरस को नियंत्रण करने में नाकाम रहने पर मौत की संख्या 33 लाख तक जा सकती है। वहीं 120 करोड़ लोग कोरोना के मरीज हो सकते हैं। इस दौरान गरीबी के चलते 30 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार भी हो सकते हैं। यानी मामला साफ है। यूरोप और अमेरिका में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस का अगला निशाना अफ्रीका है। समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में तबाही की एक और तस्वीर देखने के लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना होगा। WHO की रिपोर्ट खतरे की एक घंटी है। इसकी वजह यह कि अफ्रीकी देश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़े हैं। कई छोटे देशों में तो एक भी वेंटिलेटर नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश जो अफ्रीका की मदद करते थे, इस वक्त वो खुद वायरस की मुसीबत से घिरे हुए हैं। इसकी वजह से WHO की चुनौती बढ़ गई है। अगर किसी वजह से अफ्रीका में कोरोना वायरस तेजी से फैलता है तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। पच्चीस अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अपने देश के लोगों को मास्क पहनना सिखा रहे थे। इस दौरान ये मास्क की डोरी में उलझते चले गए। कुछ यही हाल अफ्रीकी देशों का है, जहां कोरोना वायरस से निपटने में पसीने छूट रहे हैं। इसकी वजह है स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी किल्लत। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अफ्रीका महाद्वीप को 30,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही करीब 8 करोड़ टेस्ट किट भी चाहिए। अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात किसी से छुपे नहीं है। वहां कई देशों में तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अस्पताल जाने की नौबत आ गई तो मतलब मौत करीब है। यानी वहां पर कोरोना के संक्रमण को रोकना किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। कई अफ्रीकी देश तो ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर है ही नहीं। जब कोरोना वायरस का संक्रमण फेफड़ों को जकड़ लेता है, तब मरीज को एक एक सांस के लिए वेंटिलेटर पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे में अफ्रीका की क्या हालत है, इसकी एक बानगी देखिए। अफ्रीका के दक्षिण सूडान देश में 5 उपराष्ट्रपति हैं और वेंटिलेटर केवल 4। कुछ ऐसा ही हाल कई देशों का है। दक्षिण सूडान में 30 लाख की आबादी पर 1 वेंटिलेटर है। नाइजीरिया में 12 लाख पर 1 वेंटिलेटर।
जिम्बाब्वे में ये आंकड़ा 9 लाख है। WHO के मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप में 5000 से भी कम आईसीयू हैं। 10 लाख की आबादी पर एक ही बेड उपलब्ध है। अफ्रीका के अंदर में आपको हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर्स नहीं मिलेंगे और साथ में आईसीयू भी नहीं मिलेंगे। सो अफ्रीका को एग्जांपल लेना चाहिए इटली से। इटली में जब सारे पेशेंट्स थे और इतने ज्यादा पेशेंट्स आ गए कि सबको वेंटिलेटर पे डाल दिया और वेंटिलेटर्स की कमी हो गई, तो जैसे ही वेंटिलेटर्स की कमी हुई उनकी मोर्टेलिटी कम हो गई। WHO के शोध के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित हर 5 में से 1 मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अफ्रीकी देशों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से हालात खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के जरिए अफ्रीका की मदद करते थे, लेकिन ये देश खुद कोरोना वायरस के कुचक्र में फंस गए हैं। 70 से अधिक देशों ने मेडिकल उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी यही कोशिश की जा रही है कि अफ्रीका को बचाया जाए, नहीं तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। हालत ये है कि खतरे को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी को आगे आना पड़ा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अफ्रीका निदेशक साइमन मेसिरी ने कहा है, अमेरिका जैसे देशों से सहायता नहीं मिलने से दिक्कतें आ रही है। ये ठीक है कि सभी देशों के लिए अपने नागरिकों का हित सबसे पहले है, लेकिन ऐसे हालात में बड़े देशों को विकासशील देशों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसका असर हुआ। जर्मनी से अफ्रीका को 1 लाख टेस्ट किट मिले। जैकमा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति और उनको रोकने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस के पालन पर भी चर्चा हो रही है और साथ ही 3 मई के बाद की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। तो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद चल रहा है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है, यानी आने वाले रविवार को लॉकडाउन की समय सीमा खत्म हो जाएगी। उसके बाद आगे लॉकडाउन किस रूप में इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा, लॉकडाउन के हालात पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने चेहरे को गमछे से ढका हुआ है और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया था उस दौरान उन्होंने इसी तरह से, उनकी तस्वीर नजर आई थी। गृहमंत्री अमित शाह को भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये बैठक जो है इसमें मुख्य एजेंडा इस वक्त क्या है, किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात इस मामले में, क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि राज्य जो हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी राय काफ़ी अहम हो जाती है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे उनके विचार विमर्श करके कि उनके राज्यों की क्या स्थिति है, उसकी सबसे सटीक जानकारी एक मुख्यमंत्री ही दे सकता है। तो राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को जोड़ा गया है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है, करीब 9 से 10 मुख्यमंत्री इस मामले में बोलेंगे, क्योंकि हर बार जब बैठक होती है तो समय के कांस्टेंट के कारण जो मुख्यमंत्री है उनको बांटा जाता है टीम्स में, तो उन मुख्यमंत्रियों से उनकी बात मांगी जाती है और बाकी मुख्यमंत्री भी अपने सुझाव देना चाहें तो उस दौरान दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब 3 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया था और 3 तारीख के बाद आगे क्या करना है, किस तरीके से छूट देनी है और अगर छूट देनी है तो किन इलाकों में छूट देनी है, इन सब बारे में राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात बताएंगे। और कई ऐसे राज्य हैं जो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को अभी और बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अपने राज्यों की स्थिति के आधार पर ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला देश के तौर पर प्रधानमंत्री को लेना है। वो सभी राज्यों से जानकारी लेकर के जो हॉटस्पॉट है उनको हो सकता है कि आगे भी बंद रखा जाए, लेकिन बाकी इलाकों को बिल्कुल। विक्रांत, तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त चर्चा चल रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी जुड़ गए हैं। अमिताभ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं,
देश इन तस्वीरों को देखकर क्या समझे? आज जो प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्रियों के साथ जो संवाद हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, ये देश के लिहाज से कितना अहम है? ये बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री को इस हफ्ते के अंत में एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करना है। लॉकडाउन ये खत्म होने के एक दिन पहले या उस दिन संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद कैसे देश चलेगा, लॉकडाउन किस हद तक खुलेगा, एग्जिट प्लान क्या है, इस पर तमाम मुख्यमंत्रियों से उनकी चर्चा जरूरी थी। आज तमाम मुख्यमंत्रियों से इन्हीं 3 बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि 3 मई के बाद उनके पास क्या प्लान है, कंटेनमेंट, कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है, गृह मंत्रालय की जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन अब तक सरकार ने, उनकी सरकारों ने क्या क्या किया है, ये बड़ी अहम बात है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इन मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री उन तमाम मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, कैबिनेट के उन तमाम सहयोगियों से चर्चा करेंगे जिन्हें तमाम राज्यों का जिम्मा दिया हुआ है। तमाम मंत्रियों को राज्यों का जिम्मा दिया हुआ है, जो कई जिलों में डीएम और एसपी से बात करके, मुख्य सचिवों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में करना है, लॉकडाउन एग्जिट प्लान में करना है तो क्या करना है, उस पर सजेशंस लेंगे। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है राजनाथ सिंह वाली, उसके भी सजेशंस लिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर अभी आने वाले 2-3 दिनों में चर्चा होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्रियों की सलाह वो काफी मायने रखती है प्रधानमंत्री के लिए, ये दिखाता है। तो अमिताभ, जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों की जो सलाह होगी वो सर्वोपरि होगी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विक्रांत भी मौजूद हैं जो लगातार इस बैठक पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पूरे देश की नजर अभी इस बात पर है कि आखिर मुख्यमंत्रियों की तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रधानमंत्री को 3 तारीख के बाद की स्थिति पर दिया जा रहा है। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक हालांकि ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि लॉकडाउन को सीधे तौर पर खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक जो तथ्य है जिसको सभी राज्य विचार भी कर रहे हैं कि देश के करीब 69% जो कोरोना के मामले हैं, पॉजिटिव मामले, वो देश के 27 जिलों में से हैं। यानी कि कुल 27 जिलों में करीब 70% मामले हैं और देश के बाकी जिलों में 30% मामले हैं। तो देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर इस समय कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, कोई मरीज नहीं है। तो उन इलाकों को छूट दी जा सकती है, और राज्यों, क्योंकि जो उनके यहाँ पे हॉटस्पॉट हैं, उनमें किसी तरह की छूट का कोई भी राज्य हिमायती नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी कई ऐसे इलाके हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं और उनमें किसी भी तरह की छूट देना, जैसे सामान्य दुकानें खोलना, ये सब चीजें अभी मुमकिन नहीं है। और राज्यों की इस राय को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी कंसीडर करेंगे जब वो 3 तारीख का अंतिम फैसला लेंगे। जी, चलिए विक्रांत, आप इस